नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी। मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। दर्शकों, हम आप सभी को बताते चले कि जो आज हमारे साथ है यह कश्मीर से विस्थापित एक कश्मीरी पंडित है और यह इस वक्त कुशीनगर जिले के पडरौना शहर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो कश्मीर में आप प्रॉपर कहाँ से? प्रॉपर लाल चौक के पास वॉकिंग डिस्टेंस है। सेकेंड ब्रिज के बाद से वो मोहल्ला गणपति यार यानी गणेश घाट के नाम से जाना जाता है। उसके आगे मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मस्जिद शाह हमदान मस्जिद है, जो कि फारस के राजा ने बनवाया था। उसके पहले रोड के इधर से जाते हुए बाएं हाथ को गणेश मंदिर है। गणेश मंदिर के ठीक सामने मेरा मकान। जी सर, आपका मकान तो आपने बता दिया कि वहाँ पर है, लेकिन सर आपका जो खेत है, जो संपत्ति है, वहाँ पर कितना है और कहाँ पर? मेरा खेत जो है प्रॉपर श्रीनगर में थोड़ा सा हटके शहर से बाहर गांव में है। गांव का नाम है बड़गांव और उसका तहसील पड़ता है चौडुरा। चौडुरा तहसील में हमारा खेत है, जो धान का खेत है और सेब और बादाम का खेती भी उसको होती है। लेकिन कश्मीर छोड़ने के पहले हमारे फोर फादर्स ने, हमारे ग्रैंडफादर ने उसको मिस्टर सुल्तान बेग नंबरदार को अधिया पे दे रखा। काफ़ी समय तक वो हमारे रिश्तेदारों को आधा फसल देते रहे, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद पहले मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक विधेयक पास किया जिसको हम कश्मीरी पंडित काला कानून मानते हैं। उन्होंने पास किया था कि लैंड टू टिलर्स, जो जमीन जोतेगा बोएगा उसके नाम से जमीन हो जाएगी। तो उसके बाद से सुल्तान बेग साहब ने क्या किया कि कश्मीर के गवर्नमेंट रेट के हिसाब से हमारे जमीन का पैसा चौडुरा तहसील में जमा कर दिया और जमा करने के बाद से फिर वो हमको आधा फसल देने का हकदार नहीं थे। और अब इसकी यह बनती है कि अगर मैं वहाँ से पैसा उठा लेता हूँ तो उनको बैनामा हो जाएगा, उनके नाम से हो जाएगी। नहीं उठाता हूँ तो आज तक ऐसी स्थिति नहीं बन रही थी कि हम उनसे आतंकवाद को देखते हुए हम उनसे ज़मीन वापस मांगने जाते। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से, कार्यों से ऐसा होना संभव हो पाया है कि कश्मीर में पहले पूर्ववर्ती सरकार कहती थी कि 370 खत्म हो जाएगा तो हिंदुस्तान में जा रहा है, लेकिन यहाँ तो परिंदर ने बात भी नहीं मारा। इसके पहले सरकार कहती थी कि अयोध्या, जो कि हमारा राम जी का महल हुआ करता था और शास्त्रों में वर्णित है, उस पे लोगों ने तोड़ फोड़ कराई। किसी ने मंदिर बनने के, भगवान राम की मूर्तियां काफी समय तक जेलखाने में बंद रही, पुलिस कस्टडी में रही, लेकिन किसी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां पर उनका मूर्ति स्थापना हो। नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से ऐसा देखने को मिला। सर, अभी आपके परिवार में कितने लोग हैं? और आज से 20 से 30 साल पहले की बात करें, जब आप कश्मीर में थे, तब कितने लोग थे वहां पर? देखिए, कश्मीर में हमारे पास एक बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था, जो घटते 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 इस समय हम लोग 6 की स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि पहले पडरौना आने की स्थिति के बारे में आपको बता दूं, हमारे यहाँ पहले श्रीनगर में ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस हुआ और उस समय में यहाँ शुगर फैक्ट्री इंस्टॉल हुई थी। तो हमारे अंकल, जो अभी दुनिया में नहीं है, महाराज कृष्ण रैना, वो पहले ड्राई फ्रूट्स की सप्लाई देने यहाँ स्टेट वाइज आते थे और मुंह मांगा पैसा मिलता था। उस समय में यहाँ पर शुगर फैक्ट्री इंस्टॉल हो रही थी, तो यहाँ से जाकर के उन्होंने कश्मीर में हमारे फादर से बताया, जो उनसे छोटे थे, कि पडरौना तो इतनी छोटी जगह है, वहाँ पर लोगों को होल्डर में बल्ब लगाने का भी ढंग नहीं है। तो हमारे फादर एट दैट टाइम वो BSc पास थे, तो होता है कि बाहर जाने पर हम बहुत पैसा कमाएंगे। तो तब तक कश्मीर के हालात इतने ख़राब नहीं थे, उसके बावजूद फादर तैयार हो गए यहाँ आने के लिए। तो बस में बैठते टाइम तक हमारे ग्रैंडफादर ने उनसे मना किया था कि ना जाओ। तो जब फादर नहीं माने तो हमारे ग्रैंडफादर ने उनको माचिस के डिब्बी पे एक 2 लाइन लिख के दी थी और वो आज तक हमारे सुरक्षित है। उन्होंने लिखा था
अजीजो आशना है सो सब बेगाने तेरे। अजीजो आशना है वो सब बेगाने तेरे, कोई क्या काम आएगा ना होगा मातज़र पा। कि रिश्तेदार दोस्त तभी तक हैं जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। और फादर हमारे जब तक अलाइव रहे, जिंदा है, तब तक उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि हम कश्मीरियों के एम्बेसडर हैं, हम प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधित्व में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोग कहें कि कश्मीरी तो ऐसे होते हैं। उन्होंने बराबर इस चीज़ का ध्यान रखा और अब हमारी पीढ़ी में फादर के एक्सपायर होने के बाद से मेरी मदद रही। काफ़ी दिन पहले, अभी 5-7 साल पहले उनका वासी हो गई हैं। अब हम 3 भाई और एक भाई हमारे बाहर रहते हैं। एक भाई की अभी पीछे दिसंबर में स्वर्गवास हुआ है और उनके बच्चे हैं, हमारे एक बेटा, एक बहू और उनके 2 बच्चे, एक लड़की हैं, हमारी पत्नी है, मैं और मेरी कश्मीर जन्म के बेनज़ीर छोड़ करके पढ़ना। ऐसा नहीं है कि पढ़ना से मेरे कोई शिकायत है, ऐसा नहीं है। इज्जत है, पानी है, शोहरत है, पहचान है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी कश्मीर की कसम दिल होती है। कश्मीर के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। झेलम नदी किनारे रचा बसा केसर की सुगंध में लिपटा हुआ स्वर्ग के समान धरती, जिसे हम सभी कश्मीरी ही क्यों कहें, पूरे हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तान के बाहर फारस के मशहूर शायर की ये पंक्तियां अपने से सब बयां करने के लिए काफी हैं। शायर ने कुछ इस अंदाज में कश्मीर के संबंध में कहा, फिर दौसे बर हुए जमी अस्तो, फिर दौसे बर हुए जमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। इसका हिंदी में तर्जुमा कुछ इस तरह से है। शायर ने कहा कि जमीन अगर कहें सब है तो बस यही है, यही है, यही है। और उस स्वर्ग की धरती को छोड़ के यहाँ आप लोगों के बीच में मैं किसी मजबूरी में आना पड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे कभी महसूस नहीं होता था कि मैं अपनी धरती पर वापस जा भी पाऊँगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा किया कि जिससे हमारी इस चीज़ का आभास होने लगा है कि हम फिर जाने के काबिल हैं। हालांकि हमारा जाना ना बराबर होता है, लेकिन फिर भी एक जाके वहाँ बसना। क्योंकि मैं पीछे गया था तो मैं सुल्तान बेग साहब के यहाँ गया था, वो शाम के टाइम उन्होंने मेरे को रोका। तो हालांकि सब मामले वहाँ बिल्कुल आतंकवादी नहीं है, उनके यहाँ मैं रुका तो वो हमको रोके कह के नहीं बेटा तुमको आज रुकना है। तो मैंने कहा नहीं, तुमको कश्मीरियों को कुछ हिंदी कुछ अलग होती है। उन्होंने कहा कि बेटा तुम बिल्कुल डरेगा नहीं, पहले हम मरेगा फिर तुम मरेगा। मैंने कहा ठीक है दादाजी। हम रुक गए। हम उनके यहाँ रुके तो 2nd फ्लोर पे हम रुके हुए थे। तो पर्स वगैरह कपड़े वगैरह सब उतार के मैंने रात में जब मैंने को लुंगी मिली, मैं कुछ लेकर तो गया नहीं था, सोया मैं। सवेरे में जब उठा ब्रश करने के लिए तो मैंने देखा कि मेरे कपड़े वगैरह सब गायब थे, पर्स से था नहीं। मैं घबरा गया। थोड़ी देर में देखा कि उनके यहाँ की लेडीज मेरे सारे कपड़े ले आकर वॉशिंग मशीन में धो के प्रेस करके फिर मेरे को दे दिया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि लगता है कि घर के बाहर के घर से प्रेम मिल रहा है। कश्मीर की एक ये भी खासियत है, आतंकवाद के नज़र से चश्मे से देखें तो कश्मीर जल रहा है, लेकिन उसमें सब लोग आतंकवादी नहीं है। सर, जहाँ एक तरफ लोग कश्मीर जाने की सोचते हैं, कश्मीर की वादियों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपको कश्मीर छोड़ने की क्या वजह? जी हाँ, जिस तरह खूबसूरत चांद, क्या चांद की बात कर रहा हूँ जो आसमान में है, जिस तरह खूबसूरत चांद में कभी कभी ग्रहण लग जाता है और काला छा जाती है, उसी तरह से 90s का टाइम आया जब कि हमारे कश्मीर की धरती जो चांद के तरह खूबसूरत है, मैं बयान नहीं कर सकता, शब्दों में इतनी दम नहीं है कि कश्मीर की खूबसूरती को बयां कर पाऊँ। फिर भी 90s में कश्मीर पर ग्रहण लगा। हमारी माँ, बहन, बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कश्मीर फाइल देख के मैं आया हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने वो दर्द झेला है, मैंने वो दर्द देखा है। उस दर्द को मेरी आंखों ने देखा है, जो मेरे दिल में आज भी बसा हुआ है। मैं बयां करते वक्त
मेरी आंखें भरने को आ रही हैं, लेकिन मैं अपने आप को किस तरह से मैं काबू किया हूँ ये मेरा दिल जानता है। आज इस हिंदुस्तान की धरती, जो पहले कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं होता था, हरि सिंह साहब के पिताजी गुलाब सिंह साहब अपना 1947 के आसपास में उन्होंने अपने जे.एंड.के कश्मीर को उन्होंने हिंदुस्तान में शामिल नहीं किया था। पाकिस्तान की नापाक हरकत की शुरुआत 1947 में चालू हुई। उस समय में पाकिस्तान के शहते कवालियों ने कश्मीर पे हमला किया। चूंकि कश्मीर तब हिंदुस्तान का कोई अंग नहीं था, रात में गुलाब सिंह साहब ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब से संपर्क किया और ट्रीटी साइन किया कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। वो पहला टाइम था जबकि आजाद हिंदुस्तान अभी बच्चा था, लेकिन फिर भी हमारे जाबाज सैनिक रात में 12 बजे कश्मीर घाटी में उतारे गए और उन नापाक इरादों से लैस पाकिस्तानी घुसपैठी, जिनको कि किसी भी नाम से पुकारे वो पाकिस्तानी ही थे, उनको भगा करके कश्मीर घाटी को आजाद करा। तब से कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का सिरमौर है। भारत के नक्शे पे देखिए तो सबसे ऊपर कश्मीर का कुट है, जिसकी रक्षा करना। सर आपको कितना समय हो गया यहाँ पर रहते हुए पडरौना में? हमने आपसे कहा ना कि 90s के टाइम जो था वो बहुत बुरा, और 47 के बाद से ही पाकिस्तान कभी कहता है कि हम आपके छोटे भाई हैं, मेरे पास रहने की जगह कम है, हमको कश्मीर दे दो। कभी कुछ कभी किसी तरह से वो हिंदुस्तान की काफी लंबी चौड़ी, जिसको कि गुलाम कश्मीर कहा जाता है, पाकिस्तान ने कब्जा किया है। और हमारे मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पीछे अभी आतंकवादियों पर उनके घर में घुस करके हमला कराया गया। हमला क्यों कराया गया? कि वो बराबर हिंदुस्तान पर हमला करने के खिलाफ रहते हैं। उनको एक सबक सिखाने के लिए ऐसा किया, नहीं तो हिंदुस्तान के कोई भी इरादा किसी देश पर चढ़ाई करने का नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी 1947 से लेकर के और 90 तो खैर सबसे ब्लैक पेजेस में लिखने वाली स्टोरी है। और आज डायरेक्टर ने जो फाइल कश्मीर बनाई है, उसने कोई गलत नहीं किया, उसने कोई कहानी नहीं बनाई। उसने 9 साल अपने जिंदगी खराब करके और लोगों से मिला, उनके बारे में क्या कहानी रही है, क्या चीज उनके साथ बीती है, उस चीज को उन्होंने पर्दे पर उकेरने की कोशिश किया। और मैं ये कहने में कतई गुरेज नहीं करूंगा कि अगर उन्होंने पूरी सच्चाई को बयान कर दिया होता, आज कश्मीर में जो आतंकवाद फैला रहे हैं, आज उनकी जड़ें एक दिन के अंदर खत्म तो होनी नहीं है। जी सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, कश्मीर से आप विस्थापित होने के कारण क्या भारत सरकार के द्वारा आपको कोई राशि दी जाती है? जी नहीं, मुझे भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमने किसी भी किस्म का कोई रिफ्यूजी रिलीफ फंड वगैरह किसी तरह का मुझे नहीं मिला है। हालांकि मैं पूरे कुशीनगर जिले में अकेला, कुशीनगर जिले को कहूँ, पडरौना, कुशीनगर जिले और देवरिया जिले में अकेला कश्मीरी परिवार हूँ। लेकिन आज तक सरकार की तरफ से मेरे तरफ कोई ध्यान आया नहीं। और मैंने सोचा कि खैर ईश्वर ने मुझे दिया हुआ है कि हम अपना परिवार चला रहे हैं, उन कश्मीरी भाइयों को ये सहायता राशि पहुंचे जो इस समय तंबू टेंट्स में पड़े हुए हैं। जम्मू जाके देखिए, कश्मीरी विस्थापित या दिल्ली में कश्मीरी विस्थापित लोग किस तरह से टेंट्स में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर वो फंड उनको जाए तो हमको इससे ज्यादा खुशी होगी। वैसे हमें कोई भी सरकार के द्वारा तक कोई हमें सहायता राशि नहीं मिला। फिर कश्मीर छोड़ने के बाद से यहाँ पर पहला परिवार कौन था जो कुशीनगर जिले में निवास करने वाले हैं? पहला आप मैं नहीं कह सकता, पहला परिवार मेरा ही, इसके अलावा कोई कश्मीरी परिवार यहाँ आया नहीं। और अभी मैं हूँ, ईश्वर जाने
मैं आखिर कह जगह तो भाई मेरे पीछे बात बच्चे हैं, परिवार है। और जिस जगह मैं बैठा हूँ ये छोटी सी जगह है, बड़ी मुश्किल से मैंने पेट रोटी काट के इसको अपना मकान कहने का हिम्मत मैंने जुटाई है। वैसे कश्मीर में भी मेरा मकान है, लाल चौक से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, गणपति आपने मैंने बताया आपसे, जिसको कभी पीछे आतंकवादियों ने कुछ सिरफिरे मॉडर्न थे, सब मॉडर्न एक से नहीं है, कुछ सिरफिरे आतंकवादियों ने मेरे मकान को जला दिया था और जलाने के बाद से उस पर मलबा पड़ा था। JNK गवर्नमेंट ने मेरे को रिलीफ कमिश्नर जम्मू के द्वारा मेरी माताजी श्रीमती अमर नैनी रैना जो इस समय गोलोकवासी हो गई हैं, उनके नाम से 1 लाख रुपए का चेक दिया था और जो मैंने यहाँ पर मम्मी को ला कर दिया था, क्योंकि माताजी जान नहीं सकती थी। उन्होंने मेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी बना के दिया था, बिहाफ आप उनके, हमने उसकी पैरवी किया था और मम्मी के नाम तक वहाँ की प्रॉपर्टी का मैंने नाम चलवा दिया था और वो चेक ला के मैंने मम्मी को दिया था, जहाँ पंजाब नेशनल बैंक मेन ब्रांच में उनको कैश करके उनसे अकाउंट। सर आप बताना चाहेंगे 370 जो धारा 370 थी वो हटने के बाद से भारत सरकार द्वारा कही गई थी कि सबको कश्मीर फिर से भेजा जाएगा, जो कश्मीर से जुड़े लोग हैं उनको भेजा जाएगा, तो इस पर क्या कहेंगे? जी आपने सर बड़ा अच्छा सामने के प्रश्न पूछा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बराबर इस चीज का प्रयत्न किया जा रहा है कि जो वहाँ विस्थापित कश्मीरी परिवार हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं उनके लिए कॉलोनीज भी डेवलप की जा रही हैं और सुनने में ये भी आया है कि जिन्होंने अपने डर के वजह से मकान वगैरह बेच दिया उनको भी जाना चाहेंगे तो उनको वहाँ पर वो कॉलोनीज डेवलप करके उनको वहाँ जगह मिलेगी। और अभी मोदी जी के शासनकाल में मेरे को श्रीनगर से रिलीफ कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर से सर्टिफिकेट इशू हुआ है, जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे हालात थे कि जिसका सामना करने के पश्चात आपने दोबारा कश्मीर जाने के लिए सोची? नहीं, ऐसा तो आपका सवाल गलत है। मैं कोई भी अपनी माँ को नहीं भूल सकता, कोई अपनी जन्म धरती को नहीं भूल सकता। वो कितने भी खराब समय, आज देखिए इतने हाई एल्टीट्यूड पे लद्दाख के बर्फ वादियों में हमारे सैनिक पड़े हुए हैं। क्यों? इसलिए कि वो मातृभूमि का हिस्सा है, उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है। तो हम अपनी मातृभूमि को कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा जाना ना बराबर में। पिछले महीने मेरे छोटे भाई गए थे वहाँ और हमारे एक खानदानी देवी ज्वालावती माँ है, वहाँ उन्होंने दर्शन भी किया, प्रसाद लिया है। जाना ना मेरा बराबर बना हुआ था, लेकिन आजकल इधर कुछ पारिवारिक समस्याएं ऐसी आ गई जिसके साथ से मेरा निकलना मुमकिन नहीं हो पाया। जाने वाला भी था तो वहाँ एक हमारे मित्र हैं रहीम भाई ने बोला था कि आप इस समय ना हो, इस समय माइनस में टेम्परेचर 3-4 डिग्री पे है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप गर्मी टाइम में आओ। तो देखता हूँ आगे यदि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की तरफ से या प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से मुझे कोई आश्वासन मिलेगा, क्योंकि मेरे सुनने में आया, मेरे भाई गए थे तो मेरे सुनने में आया था कि जो गणेश घाट गणपति मंदिर सामने मेरा मकान है, किसी मॉडल ने उस पर कुछ कब्जा कर बात भी उन्होंने किया, लेकिन वो मामले गोलमोल जवाब, हालांकि उस जगह पर उन्होंने 3 मंजिला मकान बनवा लिया है, लेकिन कानून व्यवस्था तो अपनी जगह है। यदि पेपर मेरे पास है, मेरा है, तो मुझे मिलना चाहिए, मिलेगा। और ऐसा सुशासन में ऐसी उम्मीद न करूं कि मेरी बेटी। तो कैसे हालात बने थे जिसकी वजह से आपको कश्मीर छोड़ना पड़ा? ये बताइए कि आप फाइल कश्मीर देखने के बाद ये सवाल मुझसे पूछते हैं। मैं उस काली रात जगमोहन जी के कुशल नेतृत्व में 4 लाख कश्मीरी पंडितों ने एक रात में कश्मीर घाटी खाली किया, कोई वजह तो नहीं होगी। ऐसा तो नहीं किसी का बच्चे का दूध नहीं मिल रहा है, कोई सड़क पे सो रहा है, किसी को बस में जगह मिल रही है, कोई पैदल चल रहा है। अभी आपको एक वाकया बताऊंगा, हो सकता है कि ये कहानी हो
लेकिन मेरी जानकारी में जहां तक बात आई है, बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है कि कश्मीर घाटी खाली करने के बाद से कश्मीरी पंडित जब टूवर्ड्स जम्मू चले, कुछ लोग पैदल थे, एक महिला के गोद में जुड़वा बच्चे थे, एक बच्चे की डेथ हो गई, दूध के बिना उस बच्चे की डेथ हो गई। लोगों ने बहुत समझाया, बहुत रोई, लोगों ने कहा झेलम नदी में इसको डाल दो। उस माँ का दिल रोती जाए, बच्चे को झेलम नदी में डाल दिया। डालने के बाद देखा कि मरा हुआ बच्चा उसको गोद में है और जिंदा बच्चे को उसने नदी में डाल दिया। कितना रोए खड़े हो जाते हैं। और आप पूछ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता कि क्या हालात थे वहां छोड़ने के। बहुत गंदा और बहुत ध्वनि प्रसारक यंत्रों से इस चीज को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि या तो आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो और नहीं तो कश्मीर छोड़ दो। हमारी माँ बहन बेटियों, जिस तरह से पाकिस्तान में समाज फैली हुई है, कश्मीर के हिंदू नहीं रह गए, उनकी लड़कियों को जबरदस्ती निकाह पढ़ाया जा रहा है। कश्मीर के हालात उस समय के इससे कम भी नहीं थे, बहुत बुरे हालात थे उस समय के। जो अपने असमत इज्जत बचा कर निकल आए। एक बुजुर्ग कश्मीरी ने अपने बेटी से कहा था कि बेटी, ये लोग तलवार लेकर के कत्लेआम करते हुए आ रहे हैं, अगर हम लोग निकल न पाए तो हमारे यहाँ मकान 3 मंजिला जो होता है, सबसे ऊपर का हिस्सा कानी कहा जाता है, कानी कहा जाता है, और तुम कानी पर चढ़ जाना और सिर नीचे करके छलांग लगा देना ताकि जिंदा उन वैश्यों के हाथ में तुम न पड़ो। आप एक बाप के दर्द का दिल इस बात से समझ सकते हैं कितना उसके बाप के दिल में दर्द हुआ होगा जिसने अपने बेटी से सका हो। सर, अगर वहां से आतंक जो है वो खत्म हो जाए तो क्या आप दोबारा चाहने की सोचेंगे? क्या आप ऐसी बात कर, अगर कहाँ मोदी जी के सरकार में अगर का जगह कहाँ है? खत्म तो होना है ही है। इतनी बड़ी कायनात में अगर सूरज चमकता है तो शाम को ढलना उसका लाजमी है। आतंकवाद अगर 47 से चालू हुआ है तो उसको एक न एक दिन खत्म तो होना है। या खत्म, कितने रॉकेट दागोगे, कितने बम बरसाओगे? हाँ, आप अभी रासायनिक लिक्विड गिराए जा रहे हैं, वहां के लोगों से पत्थरबाजी कराई जा रही थी। मोदी जी के नेतृत्व में पत्थरबाजी बंद हो गई। मोदी जी ने उन पढ़े लिखे लड़कों को कहा कि तुम कानून के दायरे में आओ, हम तुमको नौकरी देंगे। मिलिट्री भर्ती हो रही है, उनकी भर्तियां चालू हुई हैं। पत्थरबाजी करके सुनने में आया, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन सुनने में आया कि एक पत्थर चालने का 500 रुपये पाकिस्तान देती थी। अब पत्थरबाजी तो बंद हो गई। एक वक्त वो भी था जब 26 जनवरी 15 अगस्त को लाल चौक पर झंडा नहीं फहराया गया, इस्लामिक स्टेट का झंडा फहराया जाता था। आज वो चीज खत्म हो गई। यदि मनोस्थिति का परिवर्तन इस तरह से हो रहा है तो एक वक्त आपके जिंदगी में जरूर आएगा, क्योंकि आपकी उम्र भी कम है। ईश्वर से मैं मनाता हूँ कि मेरी आंखें खुले रहने के पहले वो दिन देखना मुझे भी नसीब हो कि कश्मीर वाकई जन्नत बेनज़ीर है। सर, अभी जो गवर्नमेंट है उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? इसी गवर्नमेंट से तो उम्मीद है। इसके पहले कि कोई किसी भी गवर्नमेंट से किसी ने कश्मीर के बारे में कुछ किया ही नहीं। वो तो कांग्रेस के समय में जगमोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो कि 4 लाख कश्मीरियों की जिंदगी उन्होंने बचा ली। नहीं तो कांग्रेस ने किया क्या था आज तक? फारूक अब्दुल्ला साहब के पीठ पे हाथ रखा। जितने अलगाववादी नेता हैं उनको आप महीना बांध कर रखा हुआ था। अभी आज अगर आप अमर उजाला आज का गोरखपुर संस्करण पढ़ें तो उसमें देखिए कश्मीरी आतंकवादी का एक वो फोटो के साथ में लेख छपा हुआ है। उसने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो मुसलमान भाइयों ने किया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। तो आप ये बताइए कि जब वहां, ये ऐसा नहीं है कि कश्मीर फाइल के बाद से उनके मन में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन तो समय चक्र का सीमा के अंदर आता है। समय चक्र बदल रहा है, परिवर्तन आना है, अब परिवर्तन आएगा। सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप रील देखकर जब आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं
तो क्या जब रियल जो जिनके साथ यह घटना हुई है उनकी क्या स्थिति रही होगी। और सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने वहां पर क्या घटनाएं हुई थी वो बताया। कुछ ऐसी अनसुनी कहानी थी जिसके बारे में इन्होंने बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपनी उन घटनाओं के बारे में बताएं जो लोग जिससे अनजान हैं। लोग रील में देखते हैं, रील में देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये सच्ची घटना है। तो इस पर जिनके साथ यह हुई है उनकी क्या स्थिति रही होगी। कश्मीर का पहाड़ी इलाका जितना भी है वो आतंकवाद से त्रस्त है। भारतीय संविधान के हिसाब से तो नहीं, लेकिन भारत के मिलिट्री, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत मजबूरी का एक सबब है कि हमारे सुरक्षा बलों ने गांव में सुरक्षा समिति बना करके उनको अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त है। लेकिन जब भारत सरकार के सुरक्षा की दृष्टि में रखते हुए ऐसा किया गया तो पाकिस्तान में उससे अच्छे हथियार गिराने, हवा के माध्यम से गिराने शुरू किए, जिसमें कुछ सिरफिरे मुसलमान भी हैं जिनको कि वहाँ के बरसात वहाँ होती है, छाता यहाँ लगाते हैं, रोटी यहाँ खाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ बोलते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज के समय में भी यदि कोई पाकिस्तान समर्थित, जिसको पाकिस्तान अच्छा लगता हो, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहता हो, मुझे अपने मौत से कोई डर नहीं है। मैं बहुत खुला उनको कहता हूँ कि अरे यार, अगर तुम्हारे नजर में हिंदुस्तान इतना ही अच्छा देश नहीं है, पाकिस्तान ही अच्छा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हो? हम तो तुमको भगा नहीं रहे, हमने आपको अपने भाई की तरह से अपने पास रखा। लेकिन जितने हमारे देश में जगह जगह, कश्मीरी क्यों कहें, जगह जगह जिस तरह आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट करने शुरू किए थे, हर 26 जनवरी 15 अगस्त का पहले अलर्ट जारी होता है सुरक्षा के दृष्टि से। हम इस समय 3 बॉर्डर हमारे इस छोटे शहर से सटते हैं, नेपाल है, बिहार है, ये बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है। ऐसा नहीं है हर जगह के लोग खराब नहीं हैं, हर जगह के लोग अच्छे नहीं हैं। हमारे बीच में कुछ सिरफिरे पाकिस्तान समर्थित मुसलमान भी हैं, उनको अपने विचारों में या तो परिवर्तन करना पड़ेगा, और नहीं तो मोदी जी ने बहुत साफ कहा है, जोगी जी की बात आपको याद होगी, यूपी में अगर बदमाश गुंडा है तो या तो वो छोड़ दे और नहीं तो प्रदेश से बाहर चला जाए। तो मैं तो कुछ भी कहने का हकदार नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि या तो छोड़ दो या हिंदुस्तान से बाहर जाओ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए। और अभी प्रत्येक कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति को इसी सरकार से उम्मीदें हैं कि यह सरकार उन्हें वहां पर वापस दोबारा ले जाएगी और वहां पर उनकी जितने भी जमीनें हैं, वहां पर जितने भी कब्जा हुए हैं, वहां से छुटकारा दिलाकर इन्हें प्रॉपर वहां का स्थायी निवासी बनाएगी और वहां पर ऐसी दोबारा घटना ना हो, इसके बारे में भी अगर कोई दोबारा सोचे ऐसी घटना करने को, तो वह 100 बार सोचे कि अगर हम वहां पर जाते हैं तो यह जो गवर्नमेंट है यह हमारी हालत कैसी करेगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। जय। और आप देखते रहिए मेरे साथ इंडिया न्यूज़ हिंदी। मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा।